तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। भारत बंद के दिन गुजरात में गिरफ्तार हुए किसान नेता तो टिकैत बोले राज्य अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है। किसानों ने उप मुख्यमंत्री के आवास का किया घेराव, दुष्यंत चौटाला बोले सख्त कार्रवाई होगी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का आवास घेर लिया है किसानों ने और यहां पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी सरकार द्वारा दी गई है कि बंगाल में भाजपा नहीं जीत सकती। अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी ने दिया ये जवाब। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को नुकसान होगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों ने उप मुख्यमंत्री के आवास का किया घेराव, दुष्यंत चौटाला बोले सख्त कार्रवाई होगी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के तहत होली वाले दिन भी किसानों ने विरोध किया। किसान सभा से जुड़े हुए किसान बरनाला रोड स्थित उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास के समक्ष पहुंचे और नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि एक तरफ आंदोलन में 300 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, उधर दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री लड्डू बांट रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के आवास के आगे लगा टेंट हटाया जाए। किसान नेता लखविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, रणधीर जोधका, गुरप्रीत सिंह ने कहा कि पिछले 4 महीनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार उनकी सुध नहीं दे रही है। किसानों के धरने प्रदर्शन को देखते हुए उप मुख्यमंत्री आवास के समक्ष भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। डीएसपी मुख्यालय आर्यन चौधरी, सिविल थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह किसानों को समझाते नजर आए, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। बाद में किसानों ने उप मुख्यमंत्री आवास के दूसरी तरफ सड़क के बीच बैठकर धरना दे दिया। उप मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले इस मार्ग को बैरिकेड बंद किया हुआ है और यहाँ पुलिस बल तैनात रहता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रविवार शाम को सिरसा पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कुछ लोग किसान आंदोलन का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। सरकार नहीं चाहती प्रदेश का माहौल तनावपूर्ण बने, इसलिए बॉर्डर पर बैठे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मदद दी जा रही है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन अगर कोई तनावपूर्ण हरकत करता है तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम करेगी। वे रविवार को अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह किसान आंदोलन में रहकर राजनीति का रूप लेने लगा है। पिछले 1 महीने के घटनाक्रम पर निगाह डाले तो अब किसान सभा नहीं राजनीतिक सभा होने लगी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को वे फसल खरीद सीजन में सभी 6 फसलें एमएसपी पर खरीदवा कर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि आढ़ती भाइयों को भी 2.5% वृत्त उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने फसल खरीद के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। ऐलनाबाद चुनाव के बारे में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार उपचुनाव के लिए तैयार है और ऐलनाबाद व कालका के लिए प्रत्याशियों की घोषणा बैठक के बाद तय की जाएगी। पंजाब में भाजपा की विधायक श्री हुई मारपीट पर प्रतिक्रिया देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह पंजाब सरकार की विफलता है और वे इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वहां किसान उग्र आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब में सरकार ने फसल खरीद के प्रबंध भी अभी तक नहीं किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद के दिन गुजरात में गिरफ्तार हुए किसान नेता तो टिकैत बोले राज्य अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद से रेलवे पर भी मिला जुला प्रभाव पड़ा। इस बीच भाकियू नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद को सफल बताते हुए कहा कि जब किसान नेता युद्धवीर सिंह अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब पुलिस वहां उन्हें प्रेस के बीच में से लेकर गई। तो ये गुजरात मॉडल है जो हम बताना चाहते थे। गुजरात के लोग पूर्ण रूप से बंधन में है, पूरा आजाद नहीं हुआ गुजरात तो पूरा कैप्चर में है। ऐसे हालात तो पूरे देश में नहीं है जैसे गुजरात में है। रेलवे ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों को छोड़कर देश भर में रेल सेवाओं पर भारत बंद का असर कम रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी नहीं जीत सकती, अमित शाह के बयान पर ममता ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, बंगाल की जंग अब नंदीग्राम पर टिक गई है। पहले दौर के मतदान के बाद अब नजरें नंदीग्राम की महासंग्राम पर है। नंदीग्राम में होली के सब रंग दिख रहे हैं। ममता बनर्जी इस महामुकाबले के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 1 अप्रैल की वोटिंग तक वो नंदीग्राम में ही जमी रहेंगी। बीती शाम ममता नंदीग्राम की चोट वाली जगह पर पहुंची और व्हील चेयर से हुंकार भरी। वहीं पहले राउंड के बाद जुबानी जंग भी और तेज हो गई। शाह ने 30 में 26 सीटों का दावा किया तो ममता बोली ईवीएम में घुसकर देखा क्या। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु, स्टालिन का बड़ा वादा, कहा हम सत्ता में आए तो न सीएए आएगा और न ही कृषि कानून। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी द्रमुक यानी डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो राज्य में सीएए को लागू नहीं करने दिया जाएगा। स्टालिन ने सीएए के मुद्दे पर संसद में भाजपा का समर्थन करने को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक की आलोचना की। कहा यदि अन्नाद्रमुक और राज्यसभा में पीएमके के एकमात्र सदस्य ने संबंध विधेयक के खिलाफ मतदान किया होता तो सीएए अस्तित्व में नहीं आया होता। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के लिए दोनों दलों भाजपा और अन्नाद्रमुक को दोषी ठहराया जाना चाहिए। अन्नाद्रमुक पर चुनाव से पहले नाटक करने का आरोप लगाया और याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने पहले सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। उन्होंने कहा मैं आश्वासन देता हूँ हम सत्ता में आने वाले हैं, इसमें कोई संदेह
नहीं है, इसलिए सत्ता में आने के बाद हम तमिलनाडु में हम CAA लागू होने नहीं देंगे। यह स्टालिन द्वारा दिया गया आश्वासन है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने संसद में विधेयक का विरोध किया था। अन्ना द्रमुक ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने और 3 तलाक को खत्म करने जैसे मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन अब वह अल्पसंख्यकों की रक्षक होने का नाटक कर रही है। उन्होंने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित नहीं करने को लेकर भी मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी की आलोचना की। बता दें, दिल्ली के शाहीन बाग सहित देश के विभिन्न हिस्सों में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। DMK नेता राजा ने मांगी CM पलानीस्वामी से माफी। इस बीच राज्य की विपक्षी पार्टी DMK के नेता A राजा ने एक चुनावी रैली में CM पलानीस्वामी को अवैध संतान बता दिया। उनकी इस आपत्तिजनक टिप्पणी से CM भावुक हो गए और रो पड़े। ऐसे में राजा ने बाजी हाथ से निकलते देख सोमवार को माफी मांगकर मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास किया। राजा ने कहा कि एक चुनावी सभा में CM पलानीस्वामी के भावुक होने से मैं आहत हूं। मेरा इरादा उन पर निजी हमले का नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ उनके राजनीतिक करियर को लेकर तुलना कर रहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, 31 मार्च को होगा ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को पेट दर्द की शिकायत के बाद आज अचानक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने बताया कि शरद पवार के गाल ब्लैंडर में समस्या है। इसका ऑपरेशन 31 मार्च को होगा। शरद पवार की बेटी व सांसद सुप्रिया सुले ने ट्वीट कर बताया कि उनके पिता का आगामी 2 सप्ताह का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। ऑपरेशन के बाद शरद पवार आराम करने वाले हैं। नवाब मलिक ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि शरद पवार की तबीयत रविवार को ही थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। उनके पेट में दर्द था, इसी वजह से चेकअप के लिए उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उन्हें गाल ब्लैंडर की समस्या है। नवाब मलिक ने बताया कि शरद पवार खून पतला करने की दवा ले रहे थे, लेकिन इस दिक्कत के चलते उन्होंने दवा बंद कर दी है। उन्हें अब 31 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जहां पर उनकी एंडोस्कोपी और सर्जरी की जाएगी। अस्पताल में डॉक्टरों ने गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करने का समय दिया है। शरद पवार के आगामी 15 दिनों तक के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी MLA पर हमला करने वाले हमारे लोग नहीं, बोले टिकैत। उन्होंने खुद ही अपने ऊपर कराया हमला। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी विधायक पर हमले में किसान संगठनों का कोई हाथ नहीं है। उनके लोगों ने MLA को केवल काले झंडे दिखाए थे। टिकैत का आरोप है कि विधायक ने खुद ही अपने ऊपर हमला कराया, जिससे किसानों पर तोहमत लगाई जा सके। टिकैत ने कहा कि किसान संगठन शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाने में यकीन रखते हैं, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार किसान संगठनों को बदनाम करके आंदोलन को खत्म कराना चाहती है। इसी वजह से पहले 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस के जरिए साजिश रची गई, तो बाद में फिर टूल किट को निशाना बनाकर आंदोलन को बदनाम किया गया। किसान नेता का कहना है, हम लोगों को केवल एक ही लक्ष्य है और वह है तीनों काले कानूनों की वापसी के साथ MSP पर कानून। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, तब तक किसान दिल्ली बॉर्डर से वापस लौटकर नहीं जाएंगे। आंदोलन में शामिल कोई भी किसान हिंसा में यकीन नहीं करता। उनका मानना है कि बीजेपी किसानों को बदनाम करने के लिए और भी साजिश कर सकती है। गौरतलब है कि पंजाब में भाजपा के एक विधायक की शनिवार को मुक्तसर जिले के मलोट में किसानों के एक समूह ने पिटाई कर दी थी। अबोहर के विधायक अरुण नारंग संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मलोट गए थे, लेकिन किसानों ने उनका तीखा विरोध किया और पिटाई करके उनके कपड़े तक फाड़ दिए। वहां तैनात पुलिस अधिकारी नारंग को निकालकर सुरक्षित जगह ले गए। नारंग ने बताया कि उन्हें कुछ लोगों ने घूसा मारा और उन लोगों ने उन पर काला रंग भी फेंका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु का राहुल गांधी ने किया शुक्रिया अदा, बोले ये चुनाव इतिहास और हितों को बचाने की लड़ाई है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए रण में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी शोर के बीच राहुल गांधी ने तमिलनाडु की जनता का शुक्रिया अदा किया है। रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह चुनाव से कहीं अधिक है, यह तमिल संस्कृति, इतिहास और हितों को बचाने की लड़ाई है। धन्यवाद आपके प्रोत्साहन और समर्थन के लिए तमिलनाडु। इससे पहले राहुल गांधी ने अन्ना द्रमुक के शीर्ष नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने के बाद वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगे झुकने को मजबूर हुए हैं। चेन्नई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, दुर्भाग्य से उन्होंने तमिलनाडु के लोगों का जो पैसा चुराया है उसके चलते वह अब फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि देश में हर कोई मोदी और शाह के समक्ष सिर झुकाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाईचारे और समानता के विचार में विश्वास करती है। गांधी ने आरोप लगाया कि यह भारत और तमिलनाडु के विचार पर हमला है और वह RSS और नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित है। वे एक ऐसा तमिलनाडु चाहते हैं जो उनके सामने झुक जाए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भारत की नींव का हिस्सा है। उन्होंने तमिल सीखने की इच्छा भी व्यक्त की। मैं तमिल लोगों के साथ एक रिश्ता, बराबरी का रिश्ता चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तमिलनाडु से चले, दिल्ली से नहीं। गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले चुनावों में तमिलनाडु के राजनीतिक दलों अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच मुकाबला था। इस बार एक तरफ अन्ना द्रमुक, RSS, मोदी, शाह है तो वहीं दूसरी ओर तमिल लोग हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि द्रमुक प्रमुख MK स्टालिन राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन। कोरोना को लेकर हुई बैठक में CM उद्धव ने दिए संकेत।
जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को कोरोना की स्थिति पर बैठक की। इस बैठक में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए गए। सीएम ने अधिकारियों से लॉकडाउन का रोड मैप तैयार करने को कहा है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर बुलाई गई इस बैठक में केस बढ़ने पर ज्यादा मौतें होने की भी आशंका जताई गई। कोरोना के केस बढ़ने के कारण स्वास्थ्य में सुविधाएं कम पड़ने लगी हैं। ऐसे में सरकार ने मीटिंग में फैसला लिया कि सभी नियमों का कड़ाई से पालन हो। अगर फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो लॉकडाउन के लिए रोड मैप तैयार करे। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय सहित सभी सरकारी दफ्तरों में विजिटर पर भी रोक लगा दी है।